ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महासंग्राम में। दिल्ली के रुझान आ रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही साथ मिल्कीपुर के भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी आगे चल रही है, वहीं आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बीजेपी 25 सीटों पर, माफ कीजिएगा, बीजेपी 42 सीटों पर आगे और आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज अब आगे हैं, मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे हैं, बुराड़ी से आपके संजीव झा आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा आगे चल रहे हैं, बल्ली मारन से आपके इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं, ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी 42 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। ये ताजा रुझान 68 सीटों के लगातार आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे हैं, मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी से संजीव झा आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा आगे हैं, बल्ली मारन से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे हैं, ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी ने बढ़त बनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 42 सीटों पर आगे बीजेपी, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। तो ये लगातार रुझान आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, लगातार रुझान आ रहे हैं। बीजेपी 42 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे है और अब हम आपको बता रहे हैं कि इस दिल्ली में जो मतदान हुए थे और उससे पीछे, यानी कि 25 से पहले 2020 में जो मतदान हुए थे, 2015 में जो मतदान हुए थे, 2013 में जो दिल्ली विधानसभा के मतदान हुए थे, उसमें क्या क्या प्रतिशत था वो हम आपको बता रहे हैं। पहले हम आपको ग्राफ चार्ट दिखाएंगे, उसके बाद से ये रुझान बताएंगे। ये ग्राफ चार्ट आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के आप देख सकते हैं कि ये प्रतिशत जो 65.63% 2013 में, 2015 में 67.12% मतदान हुए थे, 2020 में 67.12% और वहीं 2025 में 60.42% मतदान हुए। तो चलिए कुल मिलाकर के अब हम रुख करेंगे अब हम अपने मेहमान की तरफ रुख करेंगे। ताजा रुझान जो यहां पर अभी फ्लैश हुए हैं, नई दिल्ली विधानसभा की ये टक्कर, आम आदमी पार्टी, प्रवेश वर्मा बीजेपी और संदीप दीक्षित जो हैं वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ये तो सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हम अपने मेहमान की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि लगातार रुझान आ रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार रुझान आ रहे हैं, जैसे एग्जिट पोल थे कि बीजेपी की सरकार बना रहे थे, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। एक तरह से बहुमत से भी ज्यादा, 36 पे बहुमत है, 42 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है, 25 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस का जो पिछले विधानसभा में खाता नहीं खुला था, लग रहा है कि इस बार खाता खुल जाएगा। क्या लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आए थे वो कहीं सही होते दिख रहे हैं? आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही जी डॉक्टर आलोक सोती जी तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए। तो हम लगातार इस बात को बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो रुझान हैं वो बीजेपी की तरफ ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत अंतर जो हैं आते रह रहे हैं। डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है डॉक्टर साहब? मुझे आप सुन पा रहे हैं?
डॉक्टर आलोक सोती? देवेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, हमारी आवाज डॉक्टर आलोक सोती जी तक नहीं पहुंच पा रही है, तो चलिए हम एक बार फिर रुख करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी 43 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे है। कांग्रेस जैसा कि एक सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी 43 सीटों पर आगे है, वहीं आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस एक सीट पर आगे है, कांग्रेस एक सीट पर आगे है। तो 42 से एक सीट इधर बढ़ी और एक सीट आम आदमी पार्टी की, यानी कि 70 के 70 सीटों के रुझान आ गए हैं। 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, एक सीट कांग्रेस आगे चल रही है। लग रहा है इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर, 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। यानी कि फिर जो सीटों के उतार चढ़ाव हैं वो घट बढ़ रहे हैं। बीजेपी 44 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये हमने ताजा रुझान आपको बताए और इन ताजा रुझानों में एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई, भाजपा 3945 वोटों से आगे चल रही है। तो मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है वो उस पर आगे चल रही है, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आपको एक बार फिर बता दें, मतगणना जारी है, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई है, भाजपा 3945 वोटों से आगे चल रही है। ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मंदिर पहुंचे हैं, मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। अजीत प्रसाद और चंद्रभानु के बीच यह मुकाबला है, जिसमें बीजेपी पोस्टल बैलेट जो है की गणना में आगे चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मिल्कीपुर से चंद्रभानु प्रसाद कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए यहां पर देखे जा रहे हैं जी। तो चंद्रभानु पासवान जो बीजेपी प्रत्याशी हैं मिल्कीपुर से, वो आगे चल रहे हैं। यानी कि आज बीजेपी की बल्ले बल्ले ही दिख रही है। यहां कुल मिलाकर के अगर जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 36 सीट बहुमत के लिए होने चाहिए, 36 सीट बहुमत के लिए होने चाहिए, लेकिन 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि बीजेपी के ये जो रुझान हैं बीजेपी के, ये रुझान ये बता रहे हैं कि अब अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं सीटों में तो बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बना लेगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी 44 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में 25 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। और मिल्कीपुर की जहां तक बात करें तो वहां एक सीट है और बीजेपी आगे चल रही है। हमारे मेहमान डॉक्टर आलोक सोती जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आलोक सोती, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज साफ सुथरी हमारे पास पहुंच रही है। जी जी। जैसा कि दिल्ली की अगर जो बात करें
तो एक बड़ा पसोपेश की स्थिति आम आदमी पार्टी के सामने अब देखी जा सकती है। 44 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है। क्या माना जाए, बीजेपी सफल हो गई अपने मकसद में? जो जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो कुछ न कुछ क्या दिल्ली वासियों के मन में घर कर गया? क्या लगता है आपको? देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था ही, और आपने देखा था कि 13 साल के आपके जो शासन किया है उसमें काफी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार सब कुछ उजागर होके आए थे। एक पार्टी आई थी, पार्टी विद डिफरेंस, एक नए कंसेप्ट लेके आई थी, लेकिन उसने वो सारे काम किए जो एक ट्रेडिशनल पार्टी भी नहीं करती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हालांकि 9:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग की पहला सरकारी आंकड़ा आएगा, उससे थोड़ी पोजीशन और क्लियर होगी, लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि जो 3 बड़े मुद्दे थे, पानी का था, साफ पानी दिल्ली वासियों को नहीं मिल पा रहा था, कूड़े का ढेर था, और सीवर की जो प्रॉब्लम थी वो इस समय सामने उभर के आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें इसको, तो कांग्रेस का जो रिवाइवल है, एक सीट का मिलना ये नहीं है। जो 54 से लेकर 4% पे आ चुकी थी कांग्रेस, अगर वो एक सीट एक्वायर कर रही है तो इसका मतलब है उसको 10% से ज्यादा उसको वोट मिले हैं। 10% से ज्यादा वोट मिलने का मतलब है कि जो उसका वोट बैंक था, आप पार्टी ने उस पर हक बना लिया था, वो वहां से टूट रहा है। बीजेपी के अपने पास जो वोट्स थे, आपके पास 30 से 35%, 37-38% तक थे, उसमें उसको 4 से 5% का भी इजाफा करना था। वो आपके जब 10% वहां से आपसे कटेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है परसेंटेज जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कांग्रेस जिस तरीके से रिवाइव होके लड़ी है और एक सीट पे उसका रुझान दिखाई पड़ रहा है, तो साफ नजर आ रहा है कि आने वाले 9:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग के जो आंकड़े होंगे वो भी लगभग ऐसे ही होंगे। हालांकि ये बैलेट होते हैं, इसमें जो है वो जो सरकारी आदमी जो चुनाव ड्यूटी पे लगे रहते हैं वो अपना वोट देते हैं, और साथ में आप देखते हैं जो बाहर रहे हैं केंद्रीय अधिकारी और जिनका कर्मचारी जिनका वहां पे वोट होता है, विशेषकर फौज में जो है, हालांकि उनकी संख्या यहाँ पे कम है, लेकिन उनके जो है वोट्स जो है इस समय गिने जाते हैं शुरू के 1 घंटे में, और उसका सरकारी आंकड़ा 9:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग देगा। लेकिन फिर भी रुझान होते हैं। अगर आपका आरंभ शुरुआत अच्छी होती है तो ये माना जाता है कि ये शुभ लक्षण है बीजेपी के लिए, और अगर 1 घंटे बाद हम लोग देखते हैं इस कार्यक्रम के समाप्त होते होते, तब तक पोजीशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देख रहे थे कि जो एग्जिट पोल आपके दिखा रहे थे पिछले 2 दिनों से, 48 घंटे से जो एनालिसिस चल रही थी तमाम चैनल्स पे, तो वो साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी इस बार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। तो उसमें सारे एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही थी। लेकिन इस जनादेश से, जनादेश तो जनादेश होता है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज जरूर सोचने वाली बात आ जाती है अगर जो ये परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो, कि छोटी पार्टियों का एक तरह से अस्तित्व और आम आदमी पार्टी का खासकर अस्तित्व दिल्ली से ही था। अगर यहाँ पर उसकी सरकार चली गई तो फिर इसके अस्तित्व पर क्या संकट के बादल मंडराते हुए देखे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके पास पंजाब में ही पूर्ण बहुमत की सरकार है, और दिल्ली एक बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है। फिर भी आप देखते हैं जिस तरह दिल्ली में सारा मीडिया रहता, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, और उसकी एक छोटी सी भी खबर जो अंतर्राष्ट्रीय बन जाती है। उससे अगर क्षेत्रीय दल हो या छोटा भी दल हो तो उसको इंटरनेशनल रिप्यूटेशन उसकी हो जाती है, और आप देखते हैं कि जरा जरा बात न्यूयॉर्क टाइम में छप जाती थी या छपाई जाती थी, तो उसका जो है असर पूरे देश में नहीं विश्व में पड़ता था। तो इसलिए जाहिर सी बात, अगर आप पार्टी के हाथ से अगर दिल्ली जो है निकलता है तो ऐसे स्थिति में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरे देश में 22 राज्यों में उसकी सरकार है, और दिल्ली जहाँ पे केंद्र सरकार उसकी है लेकिन राज्य में उसकी सरकार नहीं है, उसके लिए उसके साथ में एक भट्टा सा नजर आता था, स्टिग्मा सा नजर आता था। तो अगर वो बीजेपी यहाँ आती हो, साथ में आपने देखा कि
जहां जहां कांग्रेस को डेंट दिया वो आप पार्टी ने दिया। और अगर आप पार्टी, इस बार ये बात कांग्रेस के समझ में आ गई थी कि अगर हमको आप पार्टी को घेरना है तो सबसे पहले आप दिल्ली में घेरिए, क्योंकि आपने देखा गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति थी और उसपे जो है जिस तरीके का डेंट दिया है आप पार्टी ने, तो ये बात धीरे धीरे कांग्रेस की समझ में आने लगी थी और उन्होंने देखा था कि हरियाणा में कोई समझौता नहीं किया, हालांकि आप पार्टी ने पंजाब में नहीं किया, तो उसका असर हरियाणा में कांग्रेस ने दिखाई दिया। लेकिन बातें समझ में साफ आ रही हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जो कांग्रेस और बीजेपी है, यही एक मुख्य पार्टी है। और अगर जो क्षेत्रीय दल बनता है तो जाहिर सी बात है इन्हीं पार्टी में से जो वोट बैंक है उसी को निकाल के ही या उसी के अगेंस्ट खड़े होके ही बनता है। तो ऐसे में ये दोनों के लिए है, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर, लेकिन आप पार्टी के लिए जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, अगर ये आंकड़ों में बदलते हैं तो सही में हकीकत में बदलते हैं तो आप पार्टी को आने वाला समय बहुत कठिन समय होगा। जी, एक चीज और बात अगर जो विश्वास की करें तो क्या ये जो जनादेश है आम आदमी पार्टी के प्रति अविश्वास और बीजेपी के प्रति विश्वास का प्रतीक के रूप में देखें? जी हाँ, देखिए फ्रीबी की जो शुरुआत हुई थी 2013 में कि साहब वो बिजली आदि और पानी माफ, ये जो बिल था जो कि एक लोअर मिडिल क्लास विशेषकर जो झोपड़ी में जो रहते थे उनको बहुत ज्यादा सूट कर रहा था और उसका 12-13 साल तक चला ही जाता। लेकिन धीरे धीरे ये बात राष्ट्रीय पार्टी में समझ आई, बीजेपी ने, आपने देखा आपके मध्य प्रदेश में मामा ने जो है लाडली बहना को शुरू किया, झारखंड में अम्माई योजना शुरू की, महाराष्ट्र में भी पैसा बटा, और भी जहां जहां आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो 50% वोट्स हैं उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन होता है, उसका असर पड़ता है। यहाँ पे भी आपने देखा था महिलाओं को आकर्षित करने के लिए आप पार्टी ने 2100 रुपए दिए थे, लेकिन लोगों को वहां मालूम था कि आप पार्टी से ज्यादा जो है मोदी की गारंटी चलेगी और मोदी जी, बीजेपी ने जो है 2500 रुपए दिया और तारीख बता दी कि 8 मार्च को आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। हालांकि आप पार्टी ने 23 लाख महिलाओं के जो है फॉर्म भरा लिए थे, वो उसको एज ए अपने वोटर्स की तरह यूज करना चाह रहे थे, लेकिन मान रहे थे कि जब फॉर्म भर दिया है तो इस बात को पहुंचा लेंगे। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से बीजेपी ने घर घर जाके, उनके आरएसएस का जो कैडर था उसने जो घर घर जाके जो अपनी बात को पहुंचाया, और लोगों को मालूम है कि दिल्ली का बजट करीब 60,000 करोड़ का है, बहुत बड़ा बजट नहीं है, और उसमें काफी जो है डिफिसिट्स आ चुकी है। ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट देना, एक बड़ी खबर आ रही है, आप 23 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। एक ताजा अपडेट, यानी कि आपकी सीटें अब कम होती जा रही हैं, जो रुझान हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो कम देखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे और अब बीजेपी जो है वो 46 सीटों पर आगे चल रही है। ये ताजा रुझान है। ये ताजा रुझान आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की अब सरकार बनती हुई नहीं देखी जा रही। 46 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अभी इससे थोड़ी देर पहले 25 सीटों पर आगे चल रही थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो 44 सीटों पर आगे चल रही थी। अब 46 सीटों पर आगे चल रही है। अब एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, हम अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ा अपडेट 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है दिल्ली से। 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है दिल्ली से। ये एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पुनः सिमट कर 22 सीटों पर आ गई है, 22 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर शुरू में ही बढ़त बनाए हुए है और उस पर बढ़त बनाए हुए ही है अब तक। तो आप देख सकते हैं कि आप सिमटती जा रही है, आम आदमी पार्टी सिमटती जा रही है, पिछड़ती जा रही है और बीजेपी भारी बहुमत की ओर, भारी बहुमत से, एक तरह से कह सकते हैं बहुमत से भी ज्यादा, 36 सीटें ही चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुमत से 11 सीटें अधिक पर आगे चल रही है बीजेपी। अब हम अपने मेहमान की तरफ रुख करेंगे, डॉक्टर आलोक सोती। डॉक्टर आलोक सोती जी, इसे क्या कहें हम?
आप अभी भी सिमटती जा रही है, बीजेपी बढ़ती जा रही है, क्या कहें? देखिए, जैसे जैसे कांग्रेस स्ट्रांग होगी, आप उसकी एक सीट ना देखिए, जो उसका 4 से 5% वोटेज आ गया था वो बढ़ा है। आप देखिएगा जब आंकड़े आएंगे वो 10 से प्लस में होगा, 10 से 12% होगा। तो ये जो 5 से 6% का जो इजाफा हुआ है, ये सीधा सीधा डेट आप पार्टी में गया है, और जिसका फायदा जो है बीजेपी को साफ मिलता नजर आ रहा है, डायरेक्टली मिलता नजर आ रहा है। तो जब जब कांग्रेस मजबूत होगी, जहां पे होगी वहां पे जो आप पार्टी है वो कमजोर हो जाएगी। तो इस तरीके की जो गणित है, आप देख रहे हैं कि बीजेपी हमेशा त्रिकोणीय मुकाबले में आगे रहती है। और दूसरी बात, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने भी केंद्र में तीसरी दफे सरकार बनाई है, तो उसका कुछ था, ऐसा नहीं होता है। विशेषकर आप एक छोटे से स्टेट की बात या आप 30 किलोमीटर रेडियस की बात करते हैं, और कहा आप पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो आप देखिए कि केजरीवाल साहब की साख जो है बहुत तेजी से गिरी है। जिस तरीके से पार्टी विद डिफरेंस आया था, एक नई व्यवस्था को स्थापित करने आए थे, और लेकिन जिस तरीके से शीश महल हुआ, शराब की नीति हुई, उससे जो है जो फ्लोटिंग वोटर होता है। देवेंद्र जी देखिए, हर जो पार्टी जो सरकार में आती है, मान लीजिए उसके 20% फिक्स वोटर्स होते हैं। अगर देखा जाए तो आपके पास भी 20% फिक्स है, 13% उनके पास मुस्लिम वोट्स हैं या मिनॉरिटीज भी कह सकते हैं, और उसके बाद जो है उनके पास अपने जो की झोपड़ी है उसके जो है साथ है, तो 20% ऐसे हैं। वैसे ही बीजेपी के साथ भी 20% है। वो कौन है? वो ऐसे हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, जो इंडिपेंडेंट अपना सारा काम चला रहे हैं। वो चाहते हैं बस इसी गवर्नमेंट रहे, हिंदुत्व रहे, राष्ट्रवाद रहे, और उनको जो है आराम से रहने को मिले। उनको सरकार से ना बिजली लेनी है, ना पानी लेना है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास अगर बिजली भी नहीं आ रही होगी तो उनके पास अपना डीजल है, तो उससे जो है जनरेटर चला सकते हैं। तो वो एक एक्सक्लूसिव क्लास हो चुका है। वो चाहता है कि बस केवल देश में शांति, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व आदि इत्यादि बनी रहे, वो है। अब जो फ्लोटर है, जो बाकी जो 30 है, बाकी 50 नहीं 33% पे ही काम बन जाता है, या बच्चा पास हो जाता है अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है। अगर 2 है तो आपको 30% चाहिए होते। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर हम 15 भी बीच में ले आए, तो 15% जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको अगर आप कन्विंस कर ले जाते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से महिलाओं पे फ्रीबी का बौछार की बीजेपी ने, कि हम 2,500 रुपए दे देंगे, और लोगों को विश्वास है क्योंकि बीजेपी की जहां जहां सरकार स्टेट में रही उन्होंने पैसा दिया। और दूसरी बात, केंद्र के पास तो पैसा रहता ही है, केंद्र जो है राज्य को पैसा भेज देगा, उसके लिए 2, 4, 5, 7 करोड़ की, 1000 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रहती। बिल्कुल। तो साथ ही में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जी डॉक्टर आलोक सोती, हम आपको रोकना चाहेंगे। मिल्कीपुर से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मिल्कीपुर में सपा और बीजेपी में टक्कर है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन 3,995 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है और अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट मिल्कीपुर की आपको हम बता दें कि सांसद अवधेश प्रसाद ने यह दावा किया कि 35,612 वोटों से जीतेंगे अजीत प्रसाद। महादेव के नंदी ने आशीर्वाद दिया है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन रुझानों में पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। और अगर जो ये अपडेट जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली की 48 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी सिमटती हुई 21 सीटों पर चली गई है। आप इसे साफ साफ देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। 35,600 वोटों से के जीत के अंतर से जीतेंगे अवधेश प्रसाद कह रहे हैं। उनके बेटे जो अजीत प्रसाद हैं वो इतने, लेकिन 3,995 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी। ये देखने वाली बात है। ये एकदम उलट बातें यहाँ पर हो रही हैं। आइए पहले सुन लेते हैं, आइए सुनते हैं अवधेश प्रसाद जी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम अपने मेहमान की तरफ रुख करेंगे। उनकी आवाज है। कल ऐसा है, मैं सूर्यकुंड गया था, सूर्य भगवान जहाँ, तो वहाँ दर्शन कर रहे थे, तो वहाँ एक पुजारी ने कहा नंदी भगवान के कान में कुछ कह दीजिए। नंदी भगवान कान में हमने आशीर्वाद मांगा, तो नंदी भगवान के आशीर्वाद में हमें सुनाई पड़ा कि जा अजीत प्रसाद 35,612 वोट से जीत रहे हैं, जाओ परेशान न हो, खुश रहो। ये प्रभु 35,612 वोटों से जीत रहे हैं, जाओ खुश रहो। तो खुश रहिए, इंतजार कीजिए। लेकिन बीजेपी तो आगे चल रही है। डॉक्टर आलोक सोती जी,
ये क्या है, ये क्या है, इसे क्या कहें हम? देखिए, अवधेश प्रसाद जी जो है अयोध्या यानी से जीते हुए हैं, तो एक बार रामलला के भी दर्शन कराएं तो बेहतर होगा और बड़ा अच्छा मजबूत आशीर्वाद मिल जाएगा। मिल्की जो है अयोध्या क्षेत्र में ही आता है। तो देखिए, यहाँ पे साफ नजर आ रहा था जिस तरीके से एक परिवारवाद नजर आ रहा था कि बेटा बाप जो है सांसद है और बेटा उसी जिले से जो है विधायक होगा। तो जनता सब जानती है, गांव की जनता हम लोग से ज्यादा राजनीति जानती है और उनके पास ज्यादा समय रहता है इस तरीके की बातों का एनालाइज करने का। साफ रुझान आ रहे हैं कि 4000 वोट से जो है, अगर रुझान में अभी आगे है, यानी कि आप देख रहे हैं कि वो वोटर्स हैं जो बैलेट वोट के होंगे, सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी चुनाव ड्यूटी में लगे हैं उन्होंने वोट डाला होगा, आदि इत्यादि होगा जो वहां से बाहर होंगे, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के व्यक्ति उन्होंने जो है बैलेट वोट से डाला होगा। लेकिन 4000 वोट एक छोटी सी विधानसभा में बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ 10 से 12,000 वोटों में फैसला हो जाता है। अगर प्रारंभिक रुझान 4000 वोट से आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कितनी इनकम्बेंसी फैक्टर है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी यहीं से पहले विधायक थे, फिर वो टिकट मिला, वो सांसद हुए, अब उन्होंने अपने बेटे को विधायकी सौंपी। तो एक प्रकार की राज सत्ता सी लगती, राजशाही की पिता नहीं होगा, पुत्र जो है वहां पे राज करेगा। तो इस तरीके की जो मानसिकता वहां दिखाई पड़ रही थी। और आपने देखा जो पीडीए का फार्मूला था या जिस तरीके से विशेषकर जाति जनगणना की बात कही थी, तो जो महाकुंभ हुआ उसमें जिस तरीके का माहौल सामने दिखाई दिया, ना कोई जाति ना कोई धर्म की भी नहीं है। आप देखिए विश्व से लोग आए थे, सब एक ही स्थान पे एक ही तरह से कर रहे थे। और जितना सनातन पे प्रहार किया है विशेषकर सपा पार्टी के द्वारा, उनके मुखिया के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, और जिस तरीके का उनको पार्लियामेंट के अंदर सांसद के सदन के अंदर जिस तरीके से उनको जो है अयोध्या नरेश की उपाधि से किया, उससे वहां की जो जनता थी वो थोड़ी क्षुब्ध थी। और उनको तो इस बात का लगता है फिर से एहसास हुआ है कि नहीं, नरेश अयोध्या नरेश तो राजा राम ही है। इसलिए हमें लग रहा है कि इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो सपा के कैंडिडेट पे दिखाई पड़ रही है। जी, एक और अपडेट यहाँ पर हमें मिल रहा है। बीजेपी जो दिल्ली से अपडेट है, बीजेपी 49 सीटों पर आगे है। कुछ देर पहले 50 हो गई थी। और जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है वो 20 सीटों पर आगे दिख रही है। तो अब पुनः एक बार फिर एक और रुझान आ रहे हैं कि पुनः जो बीजेपी है वो 50 पर पहुंच गई है। जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर आगे है, बीजेपी 50 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रुझान है 19 सीट लगातार आम आदमी पार्टी सिमटती जा रही है। बीजेपी 50 सीटों पर आगे और आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर शुरू से ही बढ़त बनाए हुए है। तो चलिए अपने मेहमान के पास रुक करते हैं और चलते हैं डॉक्टर आलोक सोती जी के पास। तो क्या इस बार झाड़ू हम कह सकते हैं कि चला नहीं? जो पिछली बार झाड़ू वैक्यूम क्लीनर हो गया था, साफ कर दिया था पूरी सारी पार्टियों को, बीजेपी को भी एक तरह से कह सकते हैं उसे 8 सीटें ही मिली थी। तो इस बार वो झाड़ू साफ नहीं कर पाया है, जम गया है। लग रहा है कि जेल जाना लगातार जो नेताओं का रहा है उसमें सफाई नहीं कर पाए हैं लोग, और वही जो जमी हुई परत है वो रिजल्ट के रूप में आ रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल देख रहे हैं कि आप देखिए कि जो जनता है इस समय विशेषकर दिल्ली और दिल्ली सटे उत्तर प्रदेश की, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। हम लोग तो उस समय एनालिसिस करते थे जब मिली-जुली सरकार बनती थी वो कितनी ज्यादा दिक्कत आती थी। और कोई भी सरकार हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो चाहे जैसी भी हो, अगर पूर्ण बहुमत की होगी तो वो फैसले करेगी। जो फैसले करेगी, अच्छी सरकार होगी तो अच्छे फैसला करेगी, खराब सरकार होगी तो खराब सरकार करेगी। लेकिन जिस तरीके से सफर किया दिल्ली वासियों ने, उन्होंने देखा कि यमुना की भी सफाई नहीं हुई, ब्रॉड बेड में देखा जाए, और जो आपके जो कूड़े के ढेर है जो कि पहाड़ में बदल चुके हैं। गडकरी साहब ने कहा था कि हमें कूड़ा दे दो, हम उसको सड़क में बना देंगे। तो उसके लिए जो पैसा था उतना जो दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही थी। तो इस तरीके से वो कूड़े का ढेर जो है गाजीपुर में आज भी मौजूद है।
और आप पार्टी ने कहा हमको एमसीडी दे दो तो कर दे। एमसीडी देने के बाद जो मोहल्ले के जो कूड़ा की स्थिति थी वो और भी बर्बाद होती गई, स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो जिस गुड गवर्नेंस के नाम पे ये आए थे वो वहां पे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखा पाए। अगर रिजल्ट्स दिखाए होते, काम किया होता तो काम जरूर बोलता। लेकिन जिस तरीके की स्थिति देखा कि पानी में और सीवर की लाइन मिल जा रही है और पानी बहुत गंदा आ रहा है, यानी कि नहाने के लिए भी लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार है और यहाँ बजट डिफिसिट होता हुआ जा रहा है। अगर ये बजट डिफिसिट हो गया तो जो और भी जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी तो लामोला उसको जो है ओवर ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। इस समय दिल्ली जो है बजट के में दिवालिया की तरफ घोषित हो रही है, तो उसको जो है केंद्र सरकार की मदद की बहुत जरूरत है। जैसा कि आपने पंजाब में देखा कि बड़े बड़े कर दिए, 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने दिए हैं, 3 साल हो गए अभी तक नहीं बांट पाए। और जिस तरीके से लैंग्वेज यूज करते रहे 5 साल सरकार है कभी भी बांट देंगे, तो इस तरीके की बातें जब दिल्ली के चुनाव में कही गई तो वो जनता को हिट कर गई और हर्ट कर गई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं उसके नतीजे आ रहे थे। और हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब यहाँ मैं काफी करीब रहता हूँ दिल्ली के पास तो आजकल, तो उसमें हमको साफ नजर आ रहा था कि ये जो आंकड़े हैं 250 के, उसमें एक इधर या एक उधर रहेगा। और जो कांग्रेस का जो ऊपर उठना, कांग्रेस की आप एक सीट ना देखिए, कांग्रेस की जो उत्थान हुआ है जो 4%, 4.5% से उठ के जो है ये 11%, 10% से ऊपर पहुंचा है, यही सबसे खतरनाक हो गया है आप पार्टी के लिए। और अगर कांग्रेस की एक पार्टी लाती है तो ये निश्चित मान लीजिए कि आप पार्टी जो है वो कभी बीजेपी बहुमत में आएगी और आप पार्टी 20 के आसपास ही बनी रहेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोटों में जरूर कुछ बढ़त हुआ होगा, तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बढ़त हुआ होगा और यही नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को एक तरह से कह सकते हैं हुआ है और बीजेपी की बढ़त को लेकर के। तो अगर जो ये कांग्रेस अगर जो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त बनाई है तो कांग्रेस की बढ़त के कारण क्या हो सकते हैं? कांग्रेस का जो मूल वोटर था वो आपका मुस्लिम और SC ST थे। आपने देखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा में करा और उसने वहां पे सीटों को बढ़ाया, जिस 7 सीटें हैं संभवतः, तो ऐसी स्थिति में साफ नजर आ रहा था कि जो मुस्लिम वोटर था वो एक बार फिर से कांग्रेस में विश्वास कर रहा था, विशेषकर जब केंद्र की बात या लोकसभा की हो रही। लेकिन जब एक बार ट्रेंड चल जाता है, एक बार फ्लो हो जाता है, चैनल बन जाता है, तो हमको लगता है कि जिस तरीके से कुछ कैंडिडेट उम्मीदवार होते हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि होती है जिसकी वजह से जो है उनको भी वोट मिलते हैं। तो वही चीज हमको दिख रही है कि जो कांग्रेस का मूल वोटर्स है, मुस्लिम वोटर है, वो जो है कांग्रेस के पास धीरे धीरे वापस आ रहा है। हालांकि सभी नहीं आ रहा है क्योंकि आप पार्टी के पास काफी मजबूती से है, और लेकिन जो ये SC ST वाला वोटर्स है ये भी आ रहा है। और कुछ तो बहुत ही इलीट क्लास होते हैं जो कि आप देखते हैं नई दिल्ली, उसमें जो पुराने कांग्रेसी हैं 1-2% ही बचे होंगे, तो वो वोट आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए 10 से 12% इनको वोटर्स मिल रहे हैं। और जहाँ पे वो जीत रहा हो उम्मीदवार, तो जाहिर सी बात है वो अपनी छवि पे ज्यादा जीत रहे होंगे, पार्टी की छवि में नहीं। लेकिन फिर भी पार्टी का रिवाइव करना, जिस तरीके से राहुल जी काफी बाद में आए, उन्होंने काफी बातें उठाई और सीधा उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे ही प्रहार किया और एक पानी के अंदर गंदे बोतल ले आए और उसकी बात कही, यमुना की बात कही उन्होंने। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में का पार्ट है आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया उसमें साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस जो है आप पार्टी के विरोध में लड़ रही है। बीजेपी पे उन्होंने कोई प्रहार नहीं किया, वो करने का कोई मकसद भी नहीं बनता क्योंकि वो सरकार में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में जो बात चली है, और इस तरह आपने देखा था प्रियंका जी ने भी एक रैली की है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है सलेमपुर में की थी उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम बहुल इलाके में ही उन्होंने रहे हैं, तो उनको मालूम था कि जिस जो कोर वोटर है वो अगर हमारे पास कुछ भी % वापस आता है तो हमारा रिवाइवल हो जाएगा। अब जैसा कि लगातार आंकड़े घट और बढ़ रहे हैं, 47, 48 पर बीजेपी
आगे चल रही है, यानी कि 2 सीटें और घटी हुई यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर, यानी कि पुनः थोड़ी सी बढ़ी है आम आदमी पार्टी दिल्ली में। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। और अगर जो क्या लगता है आपको कि अगर जो यही थोड़ी बहुत जो घटत और बढ़त जो इनकी बन रही है एक दूसरे में 1-1.5 घंटे तक अगर यही स्थिति बनी रही तो ये नतीजे में यहाँ बदलने में कोई देर नहीं लगेगी, ये नतीजे में परिवर्तित हो सकती है। जी हाँ, देखिए अब तो ईवीएम से होता है और ईवीएम में केवल आपको एक बार कनेक्ट करना होता है, सेकंडों में उसके आंकड़े सामने आ जाते हैं। 1 घंटा बहुत होता है और बहुत ज्यादा वोटर्स भी नहीं है। आपके पास 1.5 करोड़ वोटर्स थे और मुझे लगता है कि आप 90 लाख वोटर्स भी होंगी, तो और हर जगह केंद्र बनाए जाते हैं करने के लिए। तो ईवीएम की वजह से आप एक सही कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर जो है मुख्य रूप से जो है कई राउंड की वोटिंग की जा सकती है। और रुझान बिल्कुल सही आ गए हैं, सभी बता रहे हैं, जैसा कि अनुमान लगाया था कि 20 और 50 की बात चल रही थी, इसी के आगे पीछे 2-3 इधर और 2-3 उधर। तो साफ सी बात है 36 का जो है पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है, जो कि बीजेपी जो है आसानी से इसको प्राप्त कर लेगी, क्योंकि ये अगर 50 नहीं तो 48 पे 47-48 सीटों पे भी रहती है और ये 20-22 पे रहती है, एक पे कांग्रेस रहती है। पतंग भी लगता है अच्छी तरह लड़ी है। तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात है कि ओखला सीट का क्या हो रहा होगा। लेकिन कुल मिला के अब यही देवेंद्र जी सामने छवि नजर आ रही है। जो चुनाव की दिल्ली की और मिल्कीपुर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाते आ रही है और मिल्कीपुर में भी लग रहा है कि जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे बीजेपी इस उपचुनाव में अपनी सीट को, जो कि प्रतिष्ठा का विषय बन गया था दोनों पार्टी के लिए, सपा और बीजेपी के लिए, तो इसमें योगी जी की प्रतिष्ठा लगी हुई थी। और जो महाकुंभ का जो आप देख रहे थे कि जो छवि है, जो स्थिति है, जो आभा मंडल है, वो आपका ज्यादा दूर नहीं है, 100 से 200 किलोमीटर, 100-125 किलोमीटर दूर है मिल्कीपुर से, वहां तक जो है वो पहुंच रहा है। जी, एक तो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, मिल्कीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी 10,137 वोटों से आगे हैं। तीसरे राउंड में भी बीजेपी को बढ़त मिली है। मिल्कीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर, 10,137 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। तीसरे राउंड में भी बीजेपी को बढ़त मिली है, यानी कि बीजेपी यहां पर आगे दिख रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में। आज बीजेपी का दिन लग रहा है डॉक्टर आलोक सोती जी, कि आज बीजेपी का ही दिन है, आज वो शुभ दिन बीजेपी के लिए ही है। लेकिन नंदी जी ने जो अवधेश प्रसाद जी के कान में कहा है वो कुछ सही होता नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? नंदी जी का आभास था, वो लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो जिस तरीके का आदमी सोच के जाता है कि आपको जीतना है प्रभु हमारी, वो कीजिए। लेकिन नरेश को एक बार जो है अयोध्या के जो राम लला है उनके भी दर्शन कर लेने चाहिए। शायद उनका जो आशीर्वाद होता वो और भी काफी होता। हमें लगता है कि राजा राम का आशीर्वाद जो है अभी नहीं मिला है, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके वहां पे होगा, क्योंकि वो तो उनका क्षेत्र है। हमें तो ये लग रहा है कि नंदी जी ने कुछ और कहा है और अवधेश जी ने कुछ और सुन लिया है। जो 10,000 वोटों से बढ़त मतलब आगे जा रहे हैं, तो जितने ये आंकड़े बता रहे हैं हमको लग रहा है उतने आंकड़े से बीजेपी प्रत्याशी न जीत जाएं। तो नंदी जी ने जो इनके कान में कहा है, कहीं उल्टा तो नहीं सुन लिए? जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो क्योंकि दोनों का सरनेम एक ही है, तो जाहिर सी बात है कि नाम सुनने में जो है थोड़ा सा अजीत और चंद्रभानु का नाम सुनने में जो है थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि दोनों एक ही जाति से आते हैं, एक ही समुदाय से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है इस तरीके का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का एक चीज हम लोग ने लोकसभा में देखी थी और उसका जो
बाद में जो आपने चुनाव देखे, हरियाणा का देखे, महाराष्ट्र का देखे, जब आप दिल्ली का देख रहे हैं और बिहार के भी होने जा रहे हैं, आप ये ना सोचिए कि दिल्ली का असर बिहार पे नहीं पड़ेगा। बिहार पे भी आप देखिएगा कि इसका बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में भी पूर्वांचल के लोग काफी ज्यादा है और यहाँ पे तो खैर कॉस्मोपोलियन है, यहाँ पे उत्तराखंडी भी है और आपके पास पूर्वांचल के भी हैं और हरियाणा से लगा हुआ है, राजस्थानी भी हैं, साउथ इंडिया से भी काफी लोग हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि कुछ दिल्ली वासी भी यहाँ रहते हैं जो ओरिजिनल है। तो कुल मिला के ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा जो हिंदुस्तान है वो दिल्ली का दिल जो कहा जाता है, पूरा हिंदुस्तान यहाँ रहता है और इस तरीके के अगर आंकड़े आते हैं तो उसका असर आप देखिएगा आने वाले बिहार चुनाव में भी आपको मिलेगा। लेकिन मिल्कीपुर में अब साफ हो गया, तीसरे राउंड के हिसाब से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है चंद्रभानु सिंह पासी, वो जाहिर सी बात है कि वो आपका जो आंकड़ा है 10,000, जो नंदी जी ने कहा है कि 10,625 वोटों से जीतना है, वो हमें लगता है कि वो नंदी जी ने जो है बीजेपी के उम्मीदवार का नाम लेके करा है। सुनने में थोड़ी सी जो है गलती हो गई है जी। अब इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अच्छे विश्लेषण के लिए। तो काउंटिंग जारी है और लगातार जो है काउंटिंग चल रहे हैं, जो रुझान हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन आज के रुझानों से लगता है कि आज न सपा का दिन है न आपका दिन है, आज बीजेपी का दिन है। थोड़ी देर बाद, ब्रेक के थोड़ी देर बाद हम पुनः आएंगे और जो रुझान हैं उन पर पूरा विश्लेषण करेंगे, चाहे मिल्कीपुर का हो, चाहे मिल्कीपुर के रुझान हो या फिर दिल्ली के। तो लेते हैं एक छोटा सा